नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस बेहद स्मार्ट टेक्निक की जिसने हमारी ड्राइविंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ई पास यानी इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग की। आजकल की गाड़ियों के स्टीयरिंग के पीछे असल दिमाग और ताकत इसी की है। चलिए इसके पीछे की पूरी साइंस को डिकोड करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही सुलझी हुई रहने वाली है। पहले हम स्टीयरिंग का इतिहास देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये ईपीएस असल में क्या बला है, इसके मुख्य पुर्जे क्या हैं, ये काम कैसे करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और आखिर में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ इसका एक सीधा मुकाबला भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं स्टीयरिंग का विकास। देखिए, पुराने जमाने के मैनुअल स्टीयरिंग के बारे में तो हमें पता ही है। गाड़ी मोड़ना मतलब लिटरली अपना पूरा जोर लगाना पड़ता था। वो किसी भारी दरवाजे को अकेले धकेलने जैसा था, मानो ड्राइविंग के साथ मुफ्त में बाइसेप्स की वर्कआउट हो रही हो। फिर एंट्री हुई हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की। इसने स्टीयरिंग को हल्का तो किया, लेकिन इसके लिए इंजन से चलने वाले पंप और तेल का इस्तेमाल होता था। मतलब मेहनत तो कम हुई, लेकिन ये एक भारी भरकम ईंधन पीने वाला सिस्टम था जिससे गाड़ी का माइलेज गिर गया और मेंटेनेंस का एक बड़ा झंझट गले पड़ गया। और यहीं से जरूरत महसूस हुई एक बेहतर विकल्प की। आते हैं भाग 2 पर, ई पास की परिभाषा। तो असल में ये ई पास है क्या? इसे एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक हेल्पर की तरह समझिए। हाइड्रोलिक तेल के झंझट को हटाकर इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है। जब हम स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो ये मोटर हमारे साथ मिलकर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाती है, जिससे स्टीयरिंग एकदम हल्का और एफर्टलेस हो जाता है। क्रेटा, बलेनो या सिटी जैसी आजकल की लगभग हर मॉडर्न कार में यही सिस्टम देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, इसके मुख्य पुर्जे। आखिर इस सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है? इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए बस ये एक कंसेप्ट याद रखना है। ECU इस पूरे सिस्टम का दिमाग है जो हर एक मूवमेंट कैलकुलेट करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर इसकी मांसपेशी यानी मसल है जो असल में ताकत लगाती है ना? एकदम सीधा सा लॉजिक। अगर इसके पुर्जों की बात करें तो मुख्य रूप से 7 हिस्से होते हैं। पहला, स्टीयरिंग व्हील जिसे घुमाया जाता है। दूसरा, स्टीयरिंग कॉलम जो इस घुमाव को नीचे ले जाता है। तीसरा और सबसे क्रूशियल पार्ट, टॉर्क सेंसर। ये सेंसर तुरंत भाप लेता है कि कितनी ताकत लग रही है और किस दिशा में लग रही है। ये डेटा सीधा जाता है चौथे हिस्से यानी ECU के पास। ECU तुरंत डिसाइड करता है कि कितनी मदद चाहिए और फिर सिग्नल देता है पांचवें हिस्से यानी इलेक्ट्रिक मोटर को। छठा हिस्सा है रिडक्शन गियर जो मोटर की पावर को सही तरीके से स्टीयरिंग तक पहुंचाता है। और सातवां है स्टीयरिंग रैक और पिनियन जो इसी पावर को गाड़ी के पहियों के लेफ्ट राइट मूवमेंट में बदल देता है। अब आते हैं भाग 4 पर, इसका वर्किंग मैकेनिज्म। ये सारे पुर्जे मिलकर काम कैसे करते हैं? इस रियल टाइम प्रोसेस को एक फास्ट फॉरवर्ड सफर की तरह समझते हैं। स्टेप 1, स्टीयरिंग घुमाया जाता है। स्टेप 2, मिलीसेकंड्स के अंदर टॉर्क सेंसर फोर्स और डायरेक्शन को डिटेक्ट कर लेता है। स्टेप 3, उसी पल ECU कैलकुलेट करता है कि कितनी असिस्टेंट चाहिए। और स्टेप 4, इलेक्ट्रिक मोटर स्टीयरिंग रैक को पुश कर देती है। ये चारों स्टेप्स इतनी तेजी से होते हैं कि पता भी नहीं चलता, और हमें मिलता है एकदम हल्का और स्मूथ स्टीयरिंग फील। लेकिन ई-पास की जो बात सबसे कमाल की है वो है इसका डायनामिक नेचर। सोचिए, जब हम ट्रैफिक में रेंग रहे होते हैं या गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं तो ये सिस्टम हमें मैक्सिमम मदद देता है। स्टीयरिंग इतना हल्का हो जाता है कि लिटरली एक उंगली से गाड़ी मुड़ जाए। लेकिन जैसे ही गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ती है, यह सिस्टम समझदारी से अपनी मदद कम कर देता है। ऐसा इसलिए ताकि तेज रफ्तार में स्टीयरिंग भारी और स्टेबल रहे और गाड़ी ओवर सेंसिटिव ना हो। यह सेफ्टी के लिहाज से एक ब्रिलियंट फीचर है। वैसे गाड़ी के साइज के हिसाब से मोटर की पोजीशन बदलती रहती है। छोटी कारों में मोटर स्टीयरिंग कॉलम पर होती है, जिसे कॉलम असिस्ट कहते हैं। बेहतर स्टीयरिंग फील के लिए पिनियन असिस्ट होता है, और बड़ी SUVs या प्रीमियम गाड़ियों में रैक असिस्ट का इस्तेमाल होता है, जहां मोटर सीधे स्टीयरिंग रैक पर ही फिट होती है। चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। भाग 5, इसके फायदे और नुकसान। फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। सबसे बड़ी बात, इंजन से हाइड्रोलिक पंप का बोझ हट गया, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी काफी बढ़ गई। कोई तेल नहीं तो लीक होने का भी कोई डर नहीं, यानी मेंटेनेंस का खर्चा ना के बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल हम जो ADS, ऑटो पार्किंग या लेन कीप असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स देखते हैं ना, वो इसी इलेक्ट्रिक मोटर वाले स्टीयरिंग की बदौलत ही मुमकिन हो पाए हैं।
लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलिक के मुकाबले इसमें सड़क का वो नेचुरल फीडबैक थोड़ा कम मिलता है। कई बार स्टीयरिंग फील थोड़ा आर्टिफिशियल सा लग सकता है। इसके अलावा ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स का खेल है। अगर कोई सेंसर या ईसीयू खराब हुआ तो रिपेयरिंग का बिल काफ़ी भारी आ सकता है। और हाँ, ये गाड़ी की बैटरी पर पूरी तरह निर्भर है। अगर बैटरी में कोई बड़ा इशू आया तो स्टीयरिंग बहुत भारी भी हो सकता है। तो फाइनली हम आ गए हैं भाग 6 पर, द अल्टीमेट कंपैरिजन। अगर हम पुराने हाइड्रोलिक और नए ईपीएस को आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पावर सोर्स, हाइड्रोलिक में इंजन पंप है, ईपीएस में इलेक्ट्रिक मोटर। मेंटेनेंस, हाइड्रोलिक में तेल बदलने का झंझट है, ईपीएस में मेंटेनेंस लगभग 0 है। माइलेज भी ईपीएस में बेहतर मिलता है। हाँ, स्टीयरिंग फील के मामले में हाइड्रोलिक ज्यादा नेचुरल लगता है, जबकि ईपीएस थोड़ा सा आर्टिफिशियल। लेकिन जब बात फ्यूचर रेडी स्मार्ट फीचर्स की आती है तो हाइड्रोलिक काफी पीछे छूट जाता है और ईपीएस एकदम एडवांस है। कुल मिलाकर एफिशिएंसी, कम खर्च और स्मार्ट फीचर्स की रेस में ईपीएस एक तरफा बाजी मार लेता है। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सोचने वाली बात है, क्या शानदार माइलेज, जीरो मेंटेनेंस और एडवांस्ड एडास फीचर्स जैसी स्मार्ट चीज़ों के लिए स्टीयरिंग में थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होना सच में कोई बहुत बड़ी कीमत है? क्या पुराने स्टीयरिंग फील का थोड़ा कम होना इस नई तकनीक की बेजोड़ बुद्धिमत्ता और एफिशिएंसी के सामने एक बहुत ही छोटा सा समझौता नहीं है? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।